तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिया गया है हमारा हेनरी लॉ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द पॉइजनस गैस H2S with rotten egg smell is used in qualitative analysis if the solubility of H2S in water at SCP is this। आपको सॉलिबिलिटी दी गई है गैस की और साथ में आपको ये कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए हमने जो हेनरी लॉ पढ़ा था उस लॉ पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो हेनरी लॉ में आपको ध्यान होगा हमने मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन देखा था और दैट वाज P इज इक्वल्स टू KH XB। तो ये हमारे पास हेनरी लॉ था जहां पर P जो है पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है और XB जो है वो मोल फ्रैक्शन है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट। दैट मीन्स हमें KH को बाहर लेना पड़ेगा। तो आपको इसे इस तरह से सॉल्व करना है P अपॉन XB। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात है कि यहाँ हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.95 m। m मीन्स है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के अंदर आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि न तो हमारे पास में प्रेशर है P और नहीं हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। अब प्रेशर कैसे ऑब्टेन करें तो एक चीज समझ में आए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको H2S गैस के लिए कहा गया है। तो H2S गैस जो है, देखिए गैस का जो प्रेशर होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो जो प्रेशर है वो 1 बार दिया जाएगा। 1 बार प्रेशर कंसीडर करना है आपको, जो 1 atm के लगभग बराबर होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, लेकिन लगभग 1 atm के बराबर होता है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चाहिए XB। तो XB आप जब भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास में NB अपॉन NA प्लस NB हो, मतलब आपके पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए और सॉल्वेंट के दोनों के नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। तो मैं पहले XB को कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर XB की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए XB मोल फ्रैक्शन है, तो पहले मैं NB निकाल लेता हूँ। इसमें NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में H2S गैस को कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि H2S गैस के लिए ही मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको H2S लिख देता हूँ, H2S के नंबर ऑफ मोल्स। तो H2S गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके इक्वल होंगे, देखो मास अपॉन मोलर मास। तो W अपॉन M इसके इक्वल होते हैं। अब हमारे पास में एक्चुअली यहाँ पर देखो मास की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ जो ये दे रखा है ना, इसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए क्या है। इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर एक बार मैं मोल्स ये N नहीं निकाल रहा हूँ, ये डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 0.195 m। स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मोलैलिटी को। ओके मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है आपके पास कि इसका मतलब है 0.195 मोल जो है वो 1 kg के अंदर डिसॉल्व है, 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में H2S के नंबर ऑफ मोल तो है, H2S के नंबर ऑफ मोल्स है 0.195, ठीक है। इतने मोल 1 किलोग्राम में डिसॉल्व है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ, साफ दिख जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें वाटर का भी मास गिवन है। देखो वाटर का मास जो है 1 दे रखा है, 1 किलोग्राम, क्योंकि सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं मैं। H2O के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं तो मास अपॉन W अपॉन मोलर मास होता है। तो इसका मास दिया हुआ है 1 kg। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। और डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 18, और इसको डिवाइड करेंगे तो 55.5 आता है आपके पास। तो 55.5 इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब जैसे मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था यहाँ पर NB अपॉन NA प्लस NB। तो NB तो यहाँ पर क्या है आपके पास H2S गैस के लिए यूज में ले रहे हैं, A हम यूज में ले रहे हैं वाटर के लिए सॉल्वेंट, और ये H2S गैस के लिए। तो अब ये सारी वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए वैल्यू पुट करें 0.195 H2S के नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने यहाँ बताया आपको, और फिर आपके पास वाटर के नंबर ऑफ मोल्स दिख रहे हैं 55.5, और फिर प्लस करके आपको लिखना है इसमें वाटर के नंबर ऑफ मोल के H2S के नंबर ऑफ मोल्स, ये है आपके पास 0.195, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अभी तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 0.0035। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.0035 आपके पास में XB की वैल्यू आ जाती है। XB मतलब मोल फ्रैक्शन आ गया आपके पास, ठीक है। और इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हैं तो देखिए KS इक्वल टू P, मैंने कहा प्रेशर जो होता है वो ध्यान रखना 1 बार है नॉर्मल,
तो 1 डिवाइडेड बाय, और XB जो हमने कैलकुलेट किया है 0.0035, ठीक है, और इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज 289.5। 289.5। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं बेटा, बताना कि यहां पर इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, इसकी यूनिट कौन बताएगा बेटा? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ दिस वैल्यू, यहां पर इसकी यूनिट क्या हो, क्योंकि अगर यूनिट आप सही नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, ध्यान रखना। तो कोई बता सकता है? एनीवन कैन टेल मी द यूनिट ऑफ द वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई आइडिया बेटा? एनीबडी? बिल्कुल प्रेशर की यूनिट होगी, क्योंकि यहां पर देखो हमें पता है कि हमने दो चीजें पुट की है, यहाँ प्रेशर 1 बार, ये 1 बार आपने रखा है, और XB जो है मोल फ्रैक्शन जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, तो यहां पर इसकी यूनिट नहीं है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बार में आएगा, तो KH की जो यूनिट होगी ध्यान रखना वो बार में होगी, ठीक है ना, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी NCERT में से ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस का मास लिख देता हूं मैं, WN2 लिख देता हूं, तो इसका जो मास है 0.02 ग्राम है नाइट्रोजन गैस का मास। इसको आपने डिसॉल्व किया 1 लीटर वाटर में, तो 1 लीटर वाटर है आपके पास, यानी वॉल्यूम जो है वाटर का वो 1 लीटर है, ठीक है, दैट इज 1 लीटर, और आगे दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस पर और 1 ATM प्रेशर पर, तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो 1 ATM है, प्रेशर जो है इट इज 1 ATM। चलिए, अब वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट यानी KH की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो बेटा 2 मिनट के अंदर आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, सेम रिलेशन काम में आ रहा है, ठीक है, P = KH XB, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि KH की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मास गिवन है आपके पास नाइट्रोजन गैस का, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन के लिए मोल फ्रैक्शन काम में लेंगे आप, और वाटर 1 लीटर है, तो आप एक बार 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के अंदर आप एक बार इसे कैलकुलेट करके देखिए बेटा, किसी का आंसर आता है तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठे हुए आप लोग? इसमें थोड़ी हेल्प ये कर देता हूँ कि 1 लीटर जो है ना बेटा, ध्यान रखना इसका 1000 ग्राम के इक्वल ही होगा, ये 1 लीटर 1 किलोग्राम के इक्वल है, तो उसको ग्राम में मतलब 1000 ग्राम यूज में लेना है, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? सेम वही मेथड है जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है, कैलकुलेट करके बताएं बेटा, सेम उसी मेथड से होगा। वेटिंग फॉर योर आंसर। KH की वैल्यू फाइंड करनी है आपको नाइट्रोजन गैस के लिए। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कर सकते हैं। KH = क्या हो जाएगा आपके पास? P/XB, ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके पास P जो है वो गिवन है, P प्रेशर गिवन है, प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 ATM, क्वेश्चन में 1 ATM प्रेशर गिवन है, अपॉन XB चाहिए आपको, तो XB आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ XB, फिर इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और XB फाइंड करने का तरीका बता देते हैं। XB फाइंड करना है आपको, देखो किस तरह से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन को सॉल्यूट मान रहे हैं आप, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इनके नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप, देखो नाइट्रोजन गैस के लिए नाइट्रोजन गैस का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो नाइट्रोजन गैस का मास गिवन है 0.02, तो यहाँ 0.02 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया नाइट्रोजन गैस के लिए, ये नाइट्रोजन गैस का मास है, दिस इज मोलर मास, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास नाइट्रोजन के, अपॉन में वापस वही 0.02 डिवाइडेड बाय 28 प्लस, और उसके बाद वाटर, तो वाटर के लिए जैसा मैंने कहा आपको 1 लीटर जो है ना बेटा, ध्यान रखना 1 किलोग्राम के इक्विवेलेंट ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप यहाँ पर इसका XB फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और जो XB की वैल्यू है वो मैं अप्रॉक्स बता देता हूँ आपको,
it should be approx 1.129 into 10 raised to power 5 समथिंग, ठीक है ना, लगभग इतनी वैल्यू आएगी आपके पास -5। ये आपके पास xb की वैल्यू आएगी, इसकी यूनिट नहीं कुछ भी। और ये वैल्यू जो है इसको आप पुट करेंगे किसमें, नेक्स्ट जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था इसमें, तो 1 अपॉन और फिर इसको पुट करें 1.129 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे। मेन तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, किस तरह से कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा। तो ध्यान रखना फॉर्मूला वही है, बस फर्क क्या है कि आपको प्रेशर तो मोस्टली गिवन होता है, लेकिन एच भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ता है। तो आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अच्छी तरह से आना चाहिए, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उससे मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे पहले, और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करें, आपके पास KH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, ओके। रब कर रहा हूं बेटा इसको मैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूं। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? अच्छा वीडियो नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। ये बेटा एक काम करें ना, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप एक काम कर ले, एक बार लेफ्ट करके वापस रीजॉइन करके देखें आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा। आएगा, डेफिनेटली आएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, फिर भी नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली क्या होता है, अच्छा और किसको नहीं आ रहा बेटा वीडियो, किसको नहीं दिख रहा? और किसी को इश्यू आ रहा है वीडियो में? हाँ तो बेटा फिर ये हो सकता है कि शायद आई थिंक जानवी कह रहे हो ना, आप कह रहे हो ना बेटा वीडियो नहीं आ रहा, तो हो सकता है ये आपकी तरफ से थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है सब। हाँ तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, चलो कोशिश करें बेटा, आ जाएगा। वैसे वेट करें थोड़ा सा, एक बार रिट्राई कर ले वापस से। ओके आगे चलते हैं, बाकी पहले से बेटर है, मतलब कल से आज बढ़िया चल रहा है और नेक्स्ट डे और भी बढ़िया चलेगा। और ऐसा इशू भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये जो वीडियो है ना बेटा कोशिश करूंगा इसको मैं अपलोड कर दूंगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आप उस पर देख लेना, आपके ऐप पर ही जो वीडियो वाला सेक्शन है ना वहां पर देख लेना आप, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही किया मैंने, ये रिकॉर्ड, ये दोनों रिकॉर्ड कर दिए मैंने, मॉर्निंग की क्लास भी और ये वाली भी, ठीक है। तो अगर मान लो वीडियो नहीं आ रहा है तो फिर आपको दिख जाएगा वहां पर, वहां देख लेना आप, ओके। लेकिन एक्चुअली क्या होता है तुमको रियलिटी बताऊं कि इसमें ये क्लास लेते लेते ही डाटा खत्म हो जाता है, डाटा बचता ही नहीं है। फिर भी चलो कोशिश करेंगे अपन, ठीक है, अपलोड करने की, इसको कर देंगे अपलोड, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं अपन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ए। तो देखिए सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर दिया हुआ है हमें, तो सॉल्वेंट ए के वेपर प्रेशर को, थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसको PA से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज 0.80 ATM। एंड नेक्स्ट, हाँ अभी अपन आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक इसको आगे पढ़ेंगे नहीं पता चलेगा। वैसे P0 हाँ प्योर ही होना चाहिए वैसे तो ये, ठीक है ना। चलो एक बार इसको P0 मान लेते हैं अपन प्योर फॉर्म में। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए ये ले लिया अपन ने, व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B इज डिसॉल्व्ड। और जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। तो अब चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो पार्शियल होगा, इसको PA ले लेते हैं, दैट इज 0.6 ATM। अब ये चेंज हो गया है क्या? ओके अभी देख लेते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो B का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार हाँ हाँ B का फाइंड करना है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का फाइंड करना है, ध्यान रखना। तो एक बार मैं तो देखो आपको ध्यान होगा अपन ने राउल्स लॉ पढ़ा था बेटा, राउल्स लॉ के अंदर जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, क्योंकि यहां पर देखो इसमें साफ कहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B को अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये पढ़ा था P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इक्वल्स टू XB। ये था हमारे पास में राउल्स सेकंड लॉ, जिसमें ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन बनने के बाद में है प्योर फॉर्म, और ये मोल फ्रैक्शन है। आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, तो इसको XB को आगे ले लेता हूं मैं, XB इक्वल्स टू P0 A की वैल्यू है 0.80 माइनस PA की वैल्यू आपका 0.6 डिवाइडेड बाय 0.80, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाय 0.80,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करता हूं तो 2/8 है, दैट मीन्स 1/4 0.25, ठीक है। ये आ जाएगा, यूनिट कोई आएगी नहीं यहाँ पर क्योंकि ये यूनिटलेस है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड की है हमने, ठीक है ना। तो ये आपका राउल्ट के लॉ से हो गया है एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 65 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर वाटर का 65 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं PH2O या चलो H2O लिख देते हैं। वाटर का वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, ऊपर नोट लगा रहा हूं मैं, 65 डिग्री सेल्सियस पर है, 92.0 mmHg। ओके, ये हमारे पास वेपर प्रेशर इसका दिया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ऑन डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया ये भी दिया हुआ है इसमें कि WB जो हमने इसमें डिसॉल्व किया है दैट इज 18.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। तो वाटर का जो मास है हमारे पास सॉल्वेंट WA, ये है आपके पास 100 ग्राम, ठीक है। ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन में मैंने पहले भी कहा था बेटा, मैं B सॉल्यूट को कंसीडर करूंगा और A सॉल्वेंट को। तो आपने ये जो सब्सटेंस है ना 18.2 को आपने 100 ग्राम में डिसॉल्व किया, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है ऊपर वाला। उसके बाद में द वेपर प्रेशर लोवर्ड, अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, और डिक्रीज होकर के कितना हो गया है देखिए। अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब H2 का जो सॉल्यूशन है इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो है 87.00 mmHg। ओके, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है हमें। तो अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। हमने जो राउल्ट लॉ देखा था जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वो कुछ इस तरह से था, P0। अब क्योंकि वाटर ही है दोनों जगह तो मैं वाटर लिख रहा हूं, प्योर फॉर्म में वाटर का वेपर प्रेशर माइनस वाटर का पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर फॉर्म में वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल टू XB होता है। यही हमारे पास में राउल्ट लॉ था, ठीक है। अब इस राउल्ट लॉ को थोड़ा सॉल्व करें हम, तो यहां पर हम समझते हैं इस चीज को कि हमने इस क्वेश्चन में जब हमसे पूछा है कि इसने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, इसने कहा है कि आप फाइंड करें कैलकुलेट द मोलर वेट, ठीक है, मोलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी आपको MB फाइंड करना है। जो आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है वाटर में, उसका मोलर मास फाइंड करना है। अब मोलर मास तो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा हमें, देखो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मोलर मास नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करें यहाँ पर, तो हमारे पास एक तरीका है कि जो ये XB दिया हुआ है, इस XB को थोड़ा सॉल्व करके पहले इसे आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें, और नंबर ऑफ मोल्स के अंदर मोलर मास होता है, तो वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे, P0 H2O माइनस PH2O डिवाइडेड बाय P0 H2O, और XB को मैं लिख रहा हूं NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। तो देखो आपको ध्यान होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है, पहले मैंने जो बताई थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि NB जो है वो N के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो B को हम A के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और वहां पर हम इसे यूं कंसीडर कर लेते हैं कि NA प्लस NB की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स जो है वो NA के ही इक्वल होती है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम लोग इसको इस तरह लिख देते हैं NB अपॉन NA, और ये B का नंबर ऑफ मोल्स है और ये A के लिए नंबर ऑफ मोल्स है। तो B के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स है ध्यान रखना, उसे क्या लिखेंगे, WB अपॉन NB लिख सकते हैं, और A के लिए लिख सकते हैं WA अपॉन MA, ठीक है। तो B के नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास, और ये A के लिए मास अपॉन मोलर मास। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है B के लिए मोलर मास, ठीक है। तो मैं MB को बाहर लूंगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, P0 H2O माइनस PH2O डिवाइडेड बाय P0 H2O, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो WB मल्टीप्लाइड बाय MA ऊपर चला जाएगा यहाँ पर अपॉन, और आगे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास WA मल्टीप्लाइड बाय MB। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें हमें केवल MB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको रख कर रहा हूं। देखिए अब हमें इसमें कैलकुलेट करनी है MB की वैल्यू, तो बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो प्योर वाटर का जो हमारे पास वेपर प्रेशर है दैट इज 92.0 माइनस वाटर का पार्शियल वेपर प्रेशर गिवन है 87,
87.00 divided by again 92.0 and equals to, और WB की वैल्यू देखो, मास गिवन है आपके पास 18.2 माइनस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय MA। अब MA क्या है आपके पास, देखो A सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कौन है इसमें, वाटर। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है हमें पता है, 18 होता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय WA, वाटर का मास गिवन है 100, और आपको फाइंड करना है MB। तो MB को यहां रख लें और इसको सॉल्व कर लें आप, MB को बाहर ले लें। तो MB को जब बाहर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो आ जाएगी, इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5/92 इक्वल्स टू 18.2 इंटू 18/100 मल्टीप्लाइड बाय MB फाइंड कर रहे हैं हम। MB बाहर लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 18.2 इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाय 92 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और मैं लगभग अप्रॉक्स बता देता हूं आपको इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इट शुड बी, ये होनी चाहिए लगभग 60.27 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये इसका आंसर आना चाहिए, इसको कैलकुलेट करके देख लेना आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यही आएगा, एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला न्यूमेरिकल हो गया। देखो डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, तो आपको न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इन लॉज को आप अच्छी तरह से देख लेना, इनके फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, उस केस में आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं फूट। अब आ जाते हैं हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल है दैट इज, चलिए तो लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो दिख जाएगा आपको, ये तो लास्ट न्यूमेरिकल है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि प्योर बेंजीन कहा है इसने, तो प्योर बेंजीन का मतलब प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आएगा। तो P0T6H6 बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज 0.850 बार, ये वेपर प्रेशर आएगा। फिर दिया हुआ है 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ये आपके पास सॉल्यूट हो गया है, सॉल्यूट का मास है WB दैट इज 0.5 ग्राम, ठीक है, डिजोल्व इन 39.0 ग्राम बेंजीन। तो बेंजीन का मास आ गया WA, सॉल्वेंट है यहाँ पर बेंजीन 39.0, और फिर इसने कहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू ऑब्टेन इज, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है C6H6, सॉल्यूशन मतलब ये प्योर फॉर्म में नहीं है बेंजीन, अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो है 0.845 बार, ठीक है। इसमें वो लाइन मिल गई, इसमें क्या कैलकुलेट करना था, लेट मी सी। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, कैलकुलेट द मोलर मास, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मोलर मास फाइंड करना है। और सॉलिड का मोलर मास का मतलब आपको क्या फाइंड करना है, MB फाइंड करना है, ठीक है ना, MB फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो प्योर फॉर्म में दिया हुआ है बेंजीन, पार्शियल दिया हुआ है बेंजीन का, मास गिवन है, तो और इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है बेटा, आराम से आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे वेट कर रहा हूँ कि आप इसको फाइंड करके बताएं आंसर क्या आना चाहिए। वैल्यू यहाँ लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है, और आपको यहाँ पर मास फाइंड करना है। इसमें देखें सब वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, P0 C6H6 माइनस P C6H6 डिवाइडेड बाय P0 C6H6 इक्वल्स टू XB गिवन है आपको, मतलब XB मोल फ्रैक्शन है, XB आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान रखना ये बेंजीन के लिए है, जिसको अपन A कह रहे हैं ना, ये बेंजीन के लिए है C6H6, और वो सॉलिड है अपने पास में, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। तो इसके लिए आपको MB फाइंड करना है, कैलकुलेट उसी तरीके से जैसे मैंने कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से, उसी मेथड से इसको कैलकुलेट करके बताएं बेटा, बहुत इजीली आंसर आएगा इसका। और वैल्यू इस तरह की है, आराम से कैंसिल भी हो जाएंगी। बेंजीन का मोलर मास भी फाइंड करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना आपको, तो मैं लिख देता हूं अलग से। बेंजीन के लिए
NC6H6, इट विल बी 78, बेंजीन के लिए 78 होगा। क्या आंसर आ रहा है इसका? चलिए मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं इसको करना, आप भी स्टार्ट करें, देखते हैं जिसका पहले आंसर आ जाता है। लेट्स सी। तो देखिए प्योर फॉर्म में जो बेंजीन है इसका हमें जो प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 0.850 माइनस, और इम्प्योर फॉर्म में यानी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद इसका जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, हो गया 0.845 डिवाइडेड बाय, फिर प्योर फॉर्म में बेंजीन का वेपर प्रेशर 0.850 इक्वल्स टू, अब एक्स भी जो है इसको आप ना किस फॉर्म में लिखेंगे जो अभी अपन ने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था कि NB अपॉन Na, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट हम यहाँ पर बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं आप? बेंजीन का मास डिवाइडेड बाय बेंजीन का मोलर मास, ठीक है। और यहाँ पर भी W अपॉन M, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसका मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्यूट है ना, इसको B ले रहा हूं मैं, ये दोनों B के लिए है और ये बेंजीन के लिए A है, तो इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, उसको सेपरेट कर देते हैं पहले, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850 इक्वल्स टू, और WB की वैल्यू रखें, देखो मास कितना है आपके पास में 0.5 डिवाइडेड बाय MB को नीचे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय WA की वैल्यू है 39 और MA आपके पास में है 78, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 39 से 2 टाइम कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, MB को फाइंड करना है। तो MB इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, तो MB आएगा आपके पास 0.5, कितना आ रहा है बेटा? 170, बिल्कुल सही 170 आएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 0.005, इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो आंसर है वो अप्रॉक्स 170 आएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे आ जाएगा जीरो, जो अपन आंसर बता रहे हैं 170 आ गया ना, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है ना, 170 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने जो न्यूमेरिकल्स है, 5 न्यूमेरिकल हो गए इससे रिलेटेड, इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा बेटा कि राउल्ट लॉ से किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमने दोनों तरह के न्यूमेरिकल देख लिए, हेनरी लॉ से भी देख लिया है और राउल्ट लॉ से भी देख लिया है, तो दोनों तरह से न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं आगे बात कर रहा हूं आपसे, एक आइडियल सॉल्यूशन वाला एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन देख लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। फिर कल हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल देख लेंगे, कोशिश करते हैं कल इसका रिवीजन कंप्लीट कर दें, ठीक है, ताकि हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर मैं अब बात कर रहा हूँ आगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन आती है। वैसे तो जैसे हमने पहले कहा था कि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, लेकिन लगभग आइडियल जैसा बिहेवियर अगर शो करे तो हम उसे आइडियल कह देते हैं। तो ऐसे सारे सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर पर और हर कंसंट्रेशन रेंज पर राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं, तो उसे आप आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे पहली जो कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन है कि इट शुड फॉलो द राउल्ट लॉ, शुड फॉलो द राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ को फॉलो करें। अब राउल्ट लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था, देखो जैसे अगर हम बात करते हैं PA, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, P0A XA के इक्वल होना चाहिए, या फिर PB की अगर बात करें तो वो इक्वल होना चाहिए P0B XB के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से अगर वो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, या फिर P टोटल जो है वो PA प्लस PB के इक्वल होना चाहिए, तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। पहली कंडीशन ये है। सेकंड, अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन आती है कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं, दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, तो दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने पर नेचुरल है कि वॉल्यूम जो है वो इफेक्ट होगा। अगर हम दोनों कंपोनेंट को मिला रहे हैं, मिलाने पर, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने पर
जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो होना चाहिए। इस चीज को समझना, चेंज इन, ये जो डेल है ध्यान रखना, ये चेंज को शो कर रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम वाइल मिक्सिंग टू कंपोनेंट इट शुड बी जीरो, तो वो जीरो होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जैसे आपने एक कंपोनेंट लिया 500 ml, दूसरा कंपोनेंट लिया 500 ml, अब बनने वाला सॉल्यूशन जो है वो 1000 ml होना चाहिए, नहीं तो 999 और नहीं 1001, बिल्कुल एक्यूरेट 100 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। तीसरी कंडीशन, थर्ड, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि डेल एच मिक्सिंग शुड बी जीरो, कि जब आप दो कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं तो वहां उन दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर एंथैल्पी में चेंज नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज कब होती है, ध्यान रखना, एंथैल्पी उस समय चेंज होती है जब या तो एनर्जी रिलीज की जा रही है या एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कोई एक्सचेंज नहीं हो रही होगी तो इसलिए उसकी एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा। या हम यूं कह सकते हैं मोटे तौर पर कि अगर हम दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं तो बनने वाला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, न तो वो ठंडा हो रहा होगा नहीं गर्म हो रहा होगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डेल एच मिक्सिंग जीरो का मतलब है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दोनों जब कंपोनेंट को मिला रहे हैं तो टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर 4, लास्ट जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, इसको ध्यान से समझना। हम ये मान रहे हैं कि दो हमारे पास कंपोनेंट है, एक तो है ए। अब ए में एक्चुअली जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ये वाली है, अभी ए के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, और दूसरा जो है वो है बी एंड बी, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। और अब जो नई आने वाली अट्रैक्शन फोर्स होगी दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद में वो ए बी अट्रैक्शन फोर्स होगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसको एक तरह से और समझो आप, देखो आपके पास जो वाटर है, आपके पास जैसे एक कंपोनेंट, एक में अपन मान लेते हैं कि वाटर है H2O, तो H2O में क्या होता है, इस तरह से वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। कंपोनेंट बी जो है वो आपके पास अल्कोहल है C2H5OH, C2H5OH। तो अब अगर मैं केवल बात करता हूं अल्कोहल की तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, वाटर की बात करता हूं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन जब आप ए और बी को मिला करके सॉल्यूशन बना दोगे तो अब नया जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कौन सी होगी, ये वाली होगी, यानी वाटर और अल्कोहल के बीच में नई अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो गई। तो मतलब अब ये नई बनने वाली अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, जो दोनों कंपोनेंट को मिलाने से बनी है, इट शुड बी इक्वल टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, या अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इंडिविजुअल एटम्स, जो एक एक इनके एटम्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उनके इक्वल होनी चाहिए फोर्स, यानी नई फोर्स जो है वो पुरानी अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होनी चाहिए, न तो ज्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये नई अट्रैक्शन फोर्स जो है अगर वो ज्यादा हो गई तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, फिर ये वाला लॉ भी कैंसिल हो जाएगा कि वॉल्यूम में चेंज जीरो होता है, तो जीरो नहीं होगा, फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और अगर नई अट्रैक्शन फोर्स वीक हुई तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो भी ये वाला लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये चार कंडीशन अगर कोई सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि वो राउंड वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर इसे फॉलो नहीं कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल कंडीशन में को फॉलो नहीं करते हैं या राउंड के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाने पे या उनमें क्या खास बात होनी चाहिए कि वो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए, आप बता सकते हैं कि किस तरह के दो कंपोनेंट मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं? वो आइडिया बेटा, क्या किसी भी दो कंपोनेंट को मिलाने पर आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा या फिर उसके लिए कोई स्पेशल केस होना जरूरी है, कुछ स्पेशल बात होनी जरूरी है? देखिए, आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए चीज ध्यान रखें कि जो दो कंपोनेंट आप मिला रहे हैं अगर उनके स्ट्रक्चर सिमिलर है, लगभग सेम है, तो उनसे बनने वाला सॉल्यूशन भी आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात कर रहे हैं एक तो बेंजीन की, ठीक है, और एक टोलुइन की। तो टोलुइन और बेंजीन जो है ना वो स्ट्रक्चर में लगभग सेम होते हैं, सिमिलरिटी काफी ज्यादा है, तो इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा ना वो कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, लगभग आइडियल की तरह बिहेव करेगा। या फिर आप देखो एन हेक्सेन C6H14, ठीक है, अगर ये एन हेक्सेन है एक तो, और इसी तरह से C7H16 एन हेप्टेन, तो ये क्या है, लॉन्ग चेन है, खाली एक ही कार्बन का इनके अंदर डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है दोनों में। तो इन दोनों को अगर आप आपस में मिलाते हैं तो इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा या इनका जो मिक्सचर होगा वो भी आइडियल बिहेवियर शो करेगा। तो ध्यान रखें, जिनके स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं
उनका मिक्सचर जो होता है ना वो आइडियल की तरह बिहेव करता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अब मैं एक बार बात कर रहा था नॉन आइडियल की। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? अगर मैं नॉन आइडियल की बात करता हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन उन्हें कहते हैं जो ये 4 कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमने अभी बात बताई चारों कंडीशन, राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, वॉल्यूम चेंज 0 नहीं होगा, और एंथैल्पी में चेंज 0 नहीं होगा, या पहले वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो नई वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होगी। तो 2 तरह की कंडीशन पॉसिबल है नॉन आइडियल में भी। एक तो वो है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक होंगे नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पहली कंडीशन पॉजिटिव डेविएशन में जैसे हमने पढ़ा था पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से होता था, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। अब क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो इक्वल तो नहीं होगा। तो पी ए की वैल्यू जो है अगर पी नॉट ए एक्स ए के प्रोडक्ट से ग्रेटर है तो यानी वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, इस तरह से है तो भी वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर नेगेटिव डेविएशन ले रहे हैं तो इसका अपोजिट कर दें आप, इस तरह से पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए होगा, या फिर पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी होगा, जो हमने राउल्ट के लॉ में देखा था। तो राउल्ट का लॉ फॉलो नहीं हो रहा। राउल्ट का लॉ फॉलो कब होगा? जब ये आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और इक्वल नहीं होंगे, अगर ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और लेस होगा तो नेगेटिव डेविएशन वाला आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड, हमने पढ़ा था डेल वी मिक्सिंग, डेल वी मिक्सिंग 0 पढ़ा था अभी अपने, ठीक है। लेकिन अब यहां पर 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो फिर कितना होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब आप 2 कंपोनेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद बनने वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो मोस्टली क्या होता है, ऐसा कहां देखने को मिलता है? एल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर, पानी और एल्कोहल को एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर अगर आप मिलाते हैं ना तो इनके अंदर वॉल्यूम चाहे 0.1% ही इंक्रीज हो लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है। वाटर और एल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब नेगेटिव में क्या होगा? डेल वी मिक्सिंग, जब आप 2 कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं तो मिलाने पर इनका वॉल्यूम में चेंज जो है ना वो नेगेटिव होना चाहिए। अब वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव कैसे होगा? कि दोनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसा कब होता है? जब आप एसिड को, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिलाते हैं, तो ध्यान रखना बनने वाले सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव में बढ़ जाएगा वॉल्यूम और नेगेटिव डेविएशन में कम हो जाएगा। और इसके बाद एक आता है डेल एच मिक्सिंग, कि अगर आप 2 कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद इनकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, एंथैल्पी कब बढ़ती है? एंथैल्पी तब बढ़ती है जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी ऐसे 2 कंपोनेंट को मिलाने पर अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो यानी बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है, जो जिस कंटेनर में हम किसी सॉल्यूशन को बना रहे हैं उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर घट रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है, 2 कंपोनेंट को मिलाने पर सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। और अगर डेल एच मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव है, मतलब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो एंथैल्पी डिक्रीज कब होती है? जब कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। और जब हीट बाहर निकलेगी तो नेचुरल है जिस कंटेनर में आपने 2 कंपोनेंट को मिलाया है उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो गर्म हो जाएगा। जैसे आप देखो, आप वाटर में H2SO4 मिलाते हैं, ये तो बच्चों ने रिएक्शन करा कर देखी होगी, लैब के अंदर आपने देखा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो एकदम से उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि टेस्ट ट्यूब में वाटर में अगर आप एसिड को मिक्स करते हैं तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और लास्ट कंडीशन है, जैसे हमने कहा था ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है और बी कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है पहले, मिलाने से पहले। अब मिलाने के बाद अगर, क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ध्यान रखना इसमें, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है? जब पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। और दूर दूर कब जाते हैं? जब अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाती है, नई अट्रैक्शन फोर्स पहले वाले से वीक हो। तो ये पहले वाली अट्रैक्शन फोर्स है ए और बी के बीच में, ये अट्रैक्शन फोर्स
अब इस नई अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में वीक है, ठीक है, नई वाली फोर्स पड़ी, नई वाली फोर्स जो है वो वीक है, इसी वजह से क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इसका अपोजिट कर लें, जैसे ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एंड बी और बी कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। अब हम ये माने कि ये पहले वाली अट्रैक्शन फोर्स तो वीक थी, और अब जो नई ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ रही है, वाटर और एसिड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स आ रही है वो स्ट्रांग है, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही पार्टिकल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। एग्जांपल ध्यान रखना, और भी एग्जांपल हैं इसके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वाटर और अल्कोहल जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या कह रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का टाइम भी हो गया, आज तो क्या बात है, बच्चे काफी सभी प्रेजेंट है, वेरी गुड। 4 GB डाटा रिचार्ज करा लिया दिखता है बेटा सबने, बढ़िया है। वैसे कोई बात नहीं बेटा, मेरा भी तो डाटा खत्म हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। आप इसको इधर इसको पॉजिटिव वे में लो, आप ऐसे मत सोचो। जैसे मैंने आपको बताया था, जो 4 GB वाला प्लान है वो आपको 225 या ऐसे समथिंग 230 के आसपास पड़ता है भाई। अगर जैसे हम लोग यहाँ से बस में भी स्कूल जाते थे तो वो तो ज्यादा महंगा पड़ता था, तो एक तरह से मान लो कन्वेंस चार्ज ही हो गया, ठीक है। अपन घर पे पहुंच गए स्कूल के अंदर, घर पे बैठे बैठे केवल 2 GB डाटा से, ठीक है बेटा। बाकी फिर अपन देखते हैं कल, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा, अगर मेरे पास डाटा बचेगा तो आज ही अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जरूर आप नोटबुक में करते रहना, और इसकी मैं एक वर्कशीट आज अपलोड करूंगा आपके इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप की, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप को आप बेटा सॉल्व करके और सबमिट जरूर करना, जब भी मजा आएगा पढ़ाने में, जब जो वर्क दिया गया ना उसको आप सॉल्व करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, 20 क्वेश्चन के आसपास फ्रेम करूंगा इसके, वो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप केवल आपको टिक लगाना है ABCD इस तरह से करके, और उसको आप लिख करके और मुझे सबमिट जरूर करना, वो मैं चेक करूंगा, ठीक है। कल फिर बात करेंगे इसके बारे में आपसे, ओके ओके, हैव अ गुड डे, बाय।